Hello, good morning students. I Bala Yadav, your maths teacher in MLP School, Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. As I told you yesterday that in July we are going to prepare you for competitive exam. So let's start our classes and our topic is fraction. In the word reasoning, what fraction of words are vowels? हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है रीजनिंग वर्ड दिया है रीजनिंग, इसमें हमें वावल की फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए बेटा, वर्ड्स रीजनिंग में हमें पहले टोटल नंबर काउंट करने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल नंबर है 9। हमें पता है हम फ्रैक्शन में जो होल नंबर होते हैं टोटल को हम नीचे लिखते हैं। सो हमने 9 लिखा है। अब हमें वावल काउंट करने हैं कि वावल कितने हैं 1 2 3 4। कितने वावल है 4। तो हमारे पास फ्रैक्शन होगी 4/9। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच टू फ्रैक्शन आर सेम। इसमें एक पार्ट में कलर है, इसके 2 पार्ट में कलर है, इसके एक पार्ट में कलर है और इसके भी एक पार्ट में कलर है। इसमें पूछा है कि कौन सी 2 फ्रैक्शन है जो सेम है। तो देखिए बेटा, कौन सी 2, इसमें टोटल कितने पार्ट है 4, इसमें भी 4 है और इसमें कितने हैं 3 पार्ट है। तो ये तो एक अलग ही डिफरेंट फ्रैक्शन होगी इसकी, और इसमें भी 4 है। अब देखिए बेटा, इसके 4 पार्ट इसमें, पर इसमें 2 में कलर है और इसमें 1 में कलर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन से 2 फ्रैक्शन में सेम होगी? फर्स्ट एंड फोर्थ में। ठीक है बेटा, इनमें फ्रैक्शन हमारी सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 5/5 इज ए इक्वल टू। जो 5/5 है वो हमारे किसके बराबर होगा? तो देखो बेटा, हमें पता है जो भी नंबर होता है ऊपर वाला उसका पार्ट होता है। जैसे हमने लिखा 1/3, तो 1 पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ 1। तो इसी तरह कि 1 का थर्ड पार्ट है। तो इसी तरह हमें भी पता करना है कि 5/5 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 होल, 5th पार्ट ऑफ द होल और 2nd पार्ट ऑफ द होल और 3rd पार्ट ऑफ द होल। तो ये 5th पार्ट ऑफ द होल है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज राहुल हैज ₹120। राहुल के पास 120 रुपीज है। ही वांट्स टू बाय ए रोबोट, और वह एक रोबोट खरीदना चाहता है। दैट कम्स, और वह आ रहा है 180 रुपीज में। हाउ मच मोर डज ही नीड टू बाय द रोबोट। उसको खरीदने के लिए उसे कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी? तो देखो बेटा, 120 और इसमें क्या प्लस करेंगे कि 180 बन जाए, हम 60 प्लस करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन करेंसी। इनमें से कौन सी एक कॉइन है जो इंडियन करेंसी में नहीं होता? 2 रुपीज का कॉइन भी होता है, 5 का भी होता है और 1 का भी होता है। और किसका नहीं होता बेटा? 3 का कॉइन, सिक्का नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज राम सेव 1.50, मतलब 1.5 रुपए वह एवरी डे सेव करता है फ्रॉम हर पॉकेट, सॉरी हिज पॉकेट मनी। हाउ मच डज ही सेव इन 10 डेज। तो वह 10 डेज में कितना सेव करेगा? तो देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन आप करोगे 1 डेज में वो कितना सेव कर रहे हैं 1.5 रुपीज, और 10 डेज में कितना करेगा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। अब हमें पॉइंट लगाना है, 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो कितने रुपए इसने सेव किए 15 रुपीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹60, देन द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन इज। 5 पेन की कॉस्ट दे रखी 60, तो 1 डजन की क्या होगी? तो बेटा हम इसको यूनिटरी मेथड है। 5 पेन की कॉस्ट हमारे पास दे रखी है, 5 पेन कॉस्ट 60, तो हम पहले फर्स्ट की निकालेंगे। 1 पेन की कॉस्ट होगी 60/5। हमने इसको डिवाइड किया 12, और हमसे पूछे 1 डजन में कितने होते हैं 12। तो 12 पेन की कॉस्ट हो गई 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितनी होगी 144 रुपीज।
तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा 144, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू। Good morning students. I will start your SST classes online. Dear students, as you also know, our school started special coaching classes for Navodaya school, Sainik school, NDA, etc. and for various competitive exams. Students, whatever I will read you, it will help you in your competitive exams. So let's start. Dear students, today's our topic is फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के जो भौतिक डिविजन्स हैं यानी कि फिजिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल डिविजन्स। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स। बेटा इंडिया जो है उसको 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं? फर्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ द दक्कन प्लेट्यू, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ है द आइलैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 फिजिकल डिविजन्स हैं इनको हम इंडिया के मैप में आज रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिया का मैप है। इसके अंदर अलग अलग कलर्स में हमारे जो 6 फिजिकल डिविजन्स हैं उनको शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी आपको बताया था नॉर्थर्न माउंटेन। जो नॉर्थर्न माउंटेन है, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय वो लोकेटेड है। द हिमालयन माउंटेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू, यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालय रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होके इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट तक विस्तृत है। द रेंज आर ऑल्सो कवर्ड विद स्नो। ये जो हिमालयन रेंज है ये हमेशा किससे कवर्ड रहती है? स्नो से कवर्ड रहती है। बेटा जो हिमालय रेंज है वो ये ब्लू कलर में जो शो किया हुआ एरिया है, इधर हमारे जम्मू कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है और इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो रीजन है सिक्किम, ये किसका रीजन है? हिमालय रेंज का है, द नॉर्थर्न माउंटेन का है। द मेल्टिंग स्नो गिव राइज द मैनी बिग रिवर्स सच एज द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो ये एरिया है, हमने अभी आपको बताया कि इस एरिया में जो हिमालय की चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और जब ये स्नो मेल्ट होती है, ये बर्फ़ पिघलती है, तो इस क्षेत्र से बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती हैं। वो कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं। नेक्स्ट जो ये इधर हमारा पिंक कलर में जो ये एरिया शो किया हुआ है ये हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है इंडिया का, द नॉर्थर्न प्लेन्स। द साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में जो रेंज है वो क्या है? नॉर्थर्न प्लेन है। दिस इज ए फ्लैट रीजन। ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल प्लेन क्षेत्र है और इट इज वाटर्ड बाय द हिमालयज रिवर लाइक गंगा, यमुना, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर वाटर किससे प्राप्त होता है? हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं, गंगा और यमुना या और भी रिवर्स हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में वाटर प्राप्त होता है। और ये क्षेत्र काफ़ी फर्टाइल रीजन है क्योंकि प्लेन भी है और यहाँ पे रिवर्स भी आती हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये रीजन है नॉर्थर्न प्लेन्स का, ये फर्टाइल रीजन है। यहाँ पर हर प्रकार की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। इसके अंदर मेन जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थर्न प्लेन्स का जो रीजन है इसके अंदर मैनी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो फिजिकल डिवीजन है वो यहाँ पे जो ये रेड कलर में शो किया हुआ है, रेड ऑरेंज कलर में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये इंडियन डेजर्ट का क्षेत्र है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। इट इज लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये इंडिया के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। और इस
जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसने लार्जेस्ट एरिया को कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हुआ है? राजस्थान। कौन से स्टेट को? राजस्थान। नेक्स्ट हमारा फोर्थ डिवीजन है इंडिया का, द दक्कन प्लेट्यू। बेटा जो ये येलो कलर में ट्रायंगुलर शेप में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? द दक्कन प्लेट्यू। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्म ए पेनिसुलर, यानी कि जो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो एक प्रायद्वीप के रूप में है। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, यानी कि इसके ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में अरेबियन सी। साउथ में, इधर साउथ में कौन सा है? इंडियन ओशियन है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए प्लेट्यू। जो इंडिया का ये साउथर्न पार्ट है ये क्या है? एक प्लेट्यू है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेनिसुलर ऑफ प्लेट्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ फिजिकल डिवीजन है द कोस्टल प्लेन्स। बेटा ये जो कोस्टल लाइन है यानी कि समुद्र से जो लगती हुई हमारा जो बॉर्डर है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। जो नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड अलोंग द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के पे जो ये नैरो स्ट्रिप है, ये लाइन है, ये क्या कहलाती है? कोस्टल प्लेन्स। और इसको हम ईस्टर्न कोस्टल घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। ईस्ट का जो एरिया है इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं और वेस्ट के एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। जो कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। दूसरा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ओशियन के पास होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो सम है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ फिजिकल डिवीजन है द आइलैंड्स। बेटा देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यानी कि द्वीप्स हैं जो वाटर के अंदर है, हमारे ओशियंस के अंदर। ये 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, इंडिया में आते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो कौन सा है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। और इधर जो है ये वाले आइलैंड ग्रुप्स है, ये कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, यानी कि इंडिया के ईस्ट में स्थित है, बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये अरेबियन सी में स्थित है। और ये दोनों ही आइलैंड जो प्लेस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हैं, यहाँ पर लोग टूरिस्ट के लिए भी जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी 6 फिजिकल डिविजन्स बताए। फर्स्ट हमारा जो ये ब्लू कलर में शो किया हुआ है नॉर्थर्न माउंटेन, सेकंड नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ द दक्कन प्लेट्यू, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन एंड सिक्स द आइलैंड ग्रुप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। A very good morning to all the students. Welcome back to online classes. I Rasmi ma'am, your science teacher. Students, as you know very well, your school conducting these classes only for your bright future and to enhance your knowledge so that you can crack your competitive exams. So let's start our question first. विच ऑफ दिस इज़ एन इंटरनल बॉडी पार्ट। आपको इसमें से बताना है कि इंटरनल बॉडी पार्ट कौन सा है आपका। हार्ट, स्टमक, लंग्स। तो आपने देखा है कि जो हार्ट, स्टमक, लंग्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अंदर वाले पार्ट है, तो इनको क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शैडो इज, जो परछाई होती है, शैडो होती है, वो क्या है? ए लाइट, डार्कनेस, ए डार्क पैच, ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होती है स्टूडेंट्स? ए डार्क पैच। जो शैडो होती है वो क्या होती है? ए डार्क पैच। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, वाटर का मेन सोर्स क्या है बेटा? जहाँ से हमें वाटर मिलता है, रिवर, पॉन्ड, रेन, लेक। तो मेन सोर्स क्या है? रेन, जहाँ से हमें वाटर मिलता है। नेक्स्ट, रेन वाटर डेट सिप्स इनटू द सोइल, जो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। द करेक्ट आंसर इज ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हेल्प क्लीन वाटर, इसमें से कौन सा मेथड है जो वाटर को क्लीन करता है? बॉइलिंग,
फिल्टरिंग ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन दोनों ही क्या हैं? वाटर को क्लीन करने के मेथड्स। इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स। आपको ये बताना है कि ब्लैक बोर्ड किसका यूज़ करके बनाया जाता है। तो किसका यूज़ करके बनाते हैं? स्लेट का यूज़ करके बनाते हैं ब्लैक बोर्ड्स को। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन पार्ट्स ऑफ वॉचेस। जो वॉचेस होती है, घड़ी होती है, वो किससे बनी हुई होती है? किसका पार्ट होती है? किससे बनी हुई होती है? क्वार्ट्ज से। नेक्स्ट, दिस इज़ फाउंड इन मिरर। जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? किससे बना होता है? सिलिका से। नेक्स्ट, ताजमहल इज़ मेड अप। ताजमहल जो होता है वो किससे बना हुआ है? तो जो ताजमहल है वो किससे बना है बेटा? रेड सैंडस्टोन, ग्रीन मार्बल, वाइट मार्बल को। तो किससे बना है? वाइट मार्बल से। आपको देखने में भी वाइट लगता है ताजमहल। नेक्स्ट, हार्डेस्ट अमोंग ऑल इज। हार्डेस्ट कौन सा है इसमें से? तो हार्डेस्ट कौन है इसमें? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा है? हार्डेस्ट मिनरल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning students, welcome you all students to our YouTube channel of online studies as per the instruction of our honorable chairman sir, director sir. In July we start with a new pattern of study, that is we prepare for competitive exam like NTSC, Navodaya, Sainik School, many other kids like this. So our main motive to provide you quality education in this direction. So we will start our today's class, that is about thought and cursive writing. So let's start. Today's thought is inverted comma education is the most powerful weapon which you can used to change the world. Inverted commas close. So students, that is the thought of today, and we start now cursive writing. One day cursive writing. One day comma a little boy visited
गांधी जी at his ashram store. He was not happy to see a great man like Gandhi ji dressed in a very simple way. So students, please write a cursive writing page in your notebook, and thank you. Have a nice day. Good morning students. Welcome to MLP YouTube channel. Students, I am Anu Yadav, your GK teacher. As I told you in previous class that our school started special coaching classes for NTSC, Sainik School, Navodaya School and for various competitive examinations. Students, इनकी तैयारी के हिसाब से आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज आवर नेशनल सिंबल्स. लेट्स स्टार्ट. आवर नेशनल फ्लैग. आवर फर्स्ट नेशनल सिंबल इज आवर नेशनल फ्लैग. इट इज ट्रिकलर. इन आवर नेशनल फ्लैग 3 colors are present. First is saffron color, which represent courage and sacrifice. Second is white color. White color represent peace. Third one is green color. Green color represent prosperity. In this flag, middle of the white strip is Ashok Chakra, which is blue in color and has 24 spokes. It represents cycle of life and continuity. Students, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हम तिरंगा बोलते हैं और इसमें 3 कलर होते हैं. 3 कलर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सैफरन कलर, केसरिया. सेकंड इज सफ़ेद, वाइट कलर, सफ़ेद रंग. एंड थर्ड वन इज ग्रीन कलर, हरा रंग. इसके बीच में जो वाइट स्ट्रिप होती है, वाइट जो कलर होता है उसमें एक अशोक चक्र बना होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है जो कि लाइफ के चक्र और निरंतरता का प्रतीक है. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947. स्टूडेंट, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको कब अडोप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में. आवर सेकंड
national symbol is our national flower. It is lotus. जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो हमारा नेशनल फ्लावर है. Our national flower is pink in color. स्टूडेंट्स, जो वैसे तो काफ़ी सारे लोटस होते हैं, काफ़ी सारे कलर के लोटस होते हैं, वाइट, रेड, पिंक, बट जो पिंक लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर है. द लोटस सिम्बोलाइज्ड स्पिरिचुअलिटी, फ्रूटफुलनेस, वेल्थ, नॉलेज. जो हमारा लोटस है, नेशनल फ्लावर है, वो किसको सिम्बलाइज करता है? स्पिरिचुअलिटी को, फ्रूटफुलनेस को, वेल्थ को और नॉलेज को. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन 1950. जो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, उसको 1950 में अडोप्ट किया गया था, यानी उसको 1950 में नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया गया था. नाउ आवर नेक्स्ट national symbol is our national animal. It is tiger. Tiger is our national animal. टाइगर है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है. Our national animal of India is टाइगर. जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है. It has a thick yellow coat of fur with dark strips on its body. इसकी जो चमड़ी होती है वो येलो कलर की होती है, येलो कलर से कोट होती है और उस पर फर होती है और उस फर के बीच में डार्क स्ट्रिप्स बनी होती है. इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर. ये जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, किसके प्रतीक है, किस चीज़ का? ग्रेस का, स्ट्रेंथ का और पावर का. The tiger was adopted as national animal by the Indian Board for Wildlife in 1972. जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, उसको 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था. Then our next national symbol is our national tree, banyan tree. जो banyan tree है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है. The banyan tree is the national tree of India. banyan tree को national tree कहा जाता है भारत का. It is considered as national tree because it has medicinal properties. जो हमारा banyan tree है, national tree है, उसको नेशनल ट्री के रूप में क्यों कहा जाता है, उसको क्यों माना गया है नेशनल ट्री? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए उसको नेशनल ट्री का दर्जा दिया गया है. द banyan ट्री ऑल्सो गिव्स शेल्टर टू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. banyan ट्री काफ़ी सारे पशु और पक्षियों को शेल्टर प्रोवाइड करता है. उसमें काफ़ी सारे पशु पक्षी आकर रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं. विच रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसिस, रिलीजन्स एंड कास्ट. ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, banyan ट्री में शेल्टर ढूंढते हैं, अपना घर बनाते हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? भारत के लोग, भारत और भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि भारत में कैसे अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. भारत में जो भारत हमारा देश है उसमें काफ़ी सारे विविध प्रकार के रिलीजन्स, धर्म और जाति के लोग रहते हैं. इन सब का एक जीता जागता उदाहरण है हमारा banyan ट्री. इट इज़ अडोप्टेड एज आवर नेशनल ट्री इन 1950. 1950 में banyan ट्री को नेशनल ट्री के रूप में, राष्ट्रीय पेड़ के रूप में घोषित किया गया था. स्टूडेंट्स, टुडे वी study our national symbols. I hope you understand these national symbols. In next class we continues from this topic. Thank you students. Good morning students, this is Priya ma'am, Hindi teacher from Rajpura school. From July, our school started online coaching classes for NTSC, Navodaya school and Sainik school and for various competitive examination. Student, हम जो ऑनलाइन क्लासेस
के थ्रू आप स्टडी कराएंगे वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में बहुत मददगार साबित होगा। उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएंगे। और उसमें आज हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों आज हम करवा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्यों होती है हम बताएंगे। किसी भी अपनी बात कोई भी अपनी बात को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके लिए अनेक शब्दों के स्थान पर हम करेंगे एक शब्द का प्रयोग। जैसे विद्या प्राप्त करने वाले को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी। इधर देखिए शब्द समूह, फिर उसके लिए एक शब्द। जहाँ छात्र रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? छात्रावास। जहाँ छात्र रहते हैं छात्रावास। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। जो मीठा बोलता हो उसको हम कहेंगे मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता हो उसे कहते हैं कटुभाषी। यानी शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भाषा ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। आगे है बहुत बोलने वाला, उसको हम कहते हैं वाचाल। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। लिखने वाला लेखक। देखने वाला दर्शक। पढ़ने वाला पाठक और साथ पढ़ने वाला सहपाठी। कविता लिखने वाला कवि। और अगर हम इसका लिंग बदल कर बोलें कविता लिखने वाली तो उसको हम कहेंगे कवयित्री। कवि का लिंग बदलने पर क्या हो जाता है? कवयित्री। नीचे लिखा हुआ जिसको हम बोलेंगे निम्नलिखित। अगर इसके स्थान पर लिखा हुआ हो ऊपर लिखा हुआ तो उसकी जगह हो जाएगा उपर्युक्त। जो याद करने योग्य हो उसे हम कहते हैं स्मरणीय। जल में रहने वाला जलचर और धरती पर रहने वाला थलचर। तो आज हमने आपको 15 यानी 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाएं जो आपको अपने नोटबुक में भी लिखने हैं, याद भी करने हैं। उसको मैं एक बार से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। शब्द समूह है जहाँ छात्र रहते हैं, तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वो छात्रावास। जहाँ छात्र रहते हैं वो होता है छात्रावास। और जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? चित्रकार। और जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। बहुत बोलने वाला वाचाल। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। लिखने वाला लेखक। देखने वाला दर्शक। पढ़ने वाला पाठक। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। कविता लिखने वाला कवि और कविता लिखने वाली कवयित्री। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। जो याद करने योग्य हो स्मरणीय। जल में रहने वाला जलचर। धरती पर रहने वाला थलचर। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा सुविचार है जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है बच्चों कि हमें लगातार पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वही बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपना शेड्यूल बनाकर प्रतिदिन पढ़ता है, उसी को अपना लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब हम अपना सुलेख लिखना शुरू करते हैं और हमारे सुलेख का विषय है मित्रता। मित्रता अनमोल धन है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
हीरे, मोती या सोने, चांदी से भी नहीं। मित्रता की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सच्चा मित्र सुख और दुख में, सुख और दुख में समान भाव से मित्रता निभाता है। जो केवल सुख में साथ देता है, वह सच्चा मित्र नहीं होता। Student, we completed our notepad in previous video. So in this video I will tell you some question based on the notepad. Let's start our topic. Here first question is, which shortcut key is used to directly shut down the computer? कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? Alt plus F4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टेप टू ओपन ए नोटपैड? नोटपैड को ओपन करने के स्टेप कौन से हैं? ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज एंड नोटपैड. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज एंड देन नोटपैड. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू सेव ए फाइल इन नोटपैड? नोटपैड में फाइल कैसे सेव करते हैं? क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट सेव ऑप्शन, राइट द फाइल नेम, क्लिक ऑन सेव. योर फाइल विल बी सेव्ड. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोटपैड इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? नोटपैड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक टेक्स्ट एडिटर है. मीन्स इसमें आप कोई भी पिक्चर पेस्ट नहीं कर सकते. यू कैन राइट ओनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके. व्हाट इज द एक्सटेंशन टू सेव ए फाइल इन नोटपैड? नोटपैड में फाइल सेव करने का एक्सटेंशन होता है .txt, क्योंकि इसमें सारी टेक्स्ट फाइल होती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द नोटपैड? नोटपैड में हम टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन चेंज font size and font design in notepad? Yes, we can change font size and font design in notepad. Next question, in which menu bar we can change the font size and the design in notepad? Answer is format menu bar. जब आप नोटपैड ओपन करते हैं, you see many menu in the menu bar. तो in format menu bar we can change font size and font design. Our next question, in which menu bar we can change the font size? Next question is, which is the direct method to open a notepad? Answer is click on search and type notepad. First you have to search पे click करना है, then type notepad.
your notepad window is open. Next and last question is, which operating system is most widely used in today's time? Windows operating system. Student, you have to write all these questions in your notebook and learn for competitive exam. Thank you. Good morning students, I Neetu Yadav, your science teacher, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, due to this coronavirus, we can start your classes through online method. So students, in July, we can start a new pattern for preparation of your study or for competitive exams as per ordered by Chairman Sir and Director Sir. In this new method, you study about different competitive exams which is studied by your teachers of different subjects. So science, you also study by a different method, like you can study through any model or activity or on practical basis. So students, in today's video, which is for class 1st to class 9th, in this video we do an activity which is also you can do at home. In this activity we can see that which object is float or which object is sink in water. So students, let's start our activity. Good morning students, I Neetu Yadav, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we start doing our activity. In this activity we know about which substance are float or which substance are sink in water. So students, in this video you see about two bowls, two transparent bowls I have to take for this activity, and also I have to take a spoon, iron spoon, coins, iron metal piece. These are made up of iron metal piece, some piece of wood, colorful pens cap which are made up of plastics, a bottle cap, and also a button which is also made up of plastic. I also take a plastic bowl and a rubber bowl. Okay, these are materials which are required for this activity. So students, let's start our activity. In this activity, or students, we know about that some materials are lighter than water and some materials are heavier than water. So we can easily say that lighter materials are float in water and heavier materials are sink in water. But this theory, it has a reason, and in science we know that every object or every topic has a science related to it. So floating or sinking in water also have a reason why some object is floating or why some object is sinking in water. So students, it is based on density. Okay, डेंसिटी पे बेस होता है. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. इसमें क्या होता है? डेंसिटी आपकी बताती है कि कौन सी चीज़ पानी में सिंक करती है और कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट वी टेक वाटर एंड fill our bowls with water. Half fill, both bowl will be filled with water. Okay students, now in bowl we add a spoon. So we can see that spoon is completely सिंक इन वाटर. देखिए सिंक कर गई है पानी के अंदर. नीचे से दिख रहा है आपको स्पून, ये पानी के अंदर क्या कर गई? सिंक कर गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ ऐड metal piece. We can see that these are also sink in water. Okay, now I add some piece of wood. You can see
piece of wood are float on water. Now I add caps, my bottle cap. You can see these plastic or wood is float in water. But button, which is also made of plastic, is sink in water. Why? All plastics are used but are float in water, but button is which is also made of plastic is sink in water. I will give this reason to you later. Also add coin, this also sink in water. So in this activity, in this bowl, you can see some metal which are made of iron, some plastics are sink in water, but wood piece, plastic caps are float in water. So students, it show a very basic reason about this. What? Displacement. अब displacement is the thing, or in simple reason we can say that to remove and takes place of something is known as displacement. अब displacement के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की जगह क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, उसे हम displacement कहते हैं. कैसे? Let it aside this bowl and we can take a tray so that our water cannot flow outside. So students, this is plastic bowl. I put it in the water. You can see that plastic bowl is float on water. Now I take out this plastic bowl outside and take this rubber bowl and then I put it on water. So students, you say this bowl is sink in water. Also surface of water increase. अब देखिए surface of water increase हुआ. पहले surface of water इतना था, ठीक है, अब surface of water increase होके ऊपर आ गया है, ठीक है. इससे आपको क्या पता चला है? जितना वॉल्यूम इस बोल का है उसने अपना वॉल्यूम क्या किया है, पानी में जाने का अपना वॉल्यूम ले लिया है, जिसकी वजह से जो सरफेस है वाटर का इंक्रीज़ हो गया. इसलिए हम कह रहे हैं कोई भी रिमूव और टेक्स प्लेस, किसी की चीज़ जगह को वापस से लेना, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगी बिकॉज ऑब्जेक्ट विच फ्लोट बैलेंस और डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट. अब क्या कह रहा है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये उतना ही वेट है, बैलेंस करती है पानी के साथ उतना जितना उसका वेट है और जितना ही वाटर का वेट है, ठीक है. इसलिए क्या है, ये फ्लोट कर पा रही है. लेकिन कोई भी जो हैवियर चीज़ है, हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसका अगर ऑब्जेक्ट, ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट है इसका वेट अगर वाटर के वेट से ज़्यादा है तो यह क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है, मतलब पानी के अंदर सिंक करती है. So in easy language we can say that object when put in water will displace water and either of them float or sink in water. अब क्या कह रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो अपने पानी को क्या करती है, तो कुछ पानी को क्या करती है, रिमूव करती है, या तो उसकी वजह से वो चीज़ फ्लोट करती है और सिंक करती है. इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. अब ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसे फ्लोट करेगी, कैसे सिंक करेगी. फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है और उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, शेप और आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं इस पर कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ सिंक करेगी. अब देखिए ईजिली सा चीज़ है, आपका ये जो स्पून है, ये जो स्पून थी आपकी, ये मेटल से बनी होती है, और जो आपकी शिप है, जो समुद्र में शिप चलती हैं, वो भी क्या है, आपकी मेटल से, आयरन से मिलकर बनी होती है. लेकिन जो आपकी शिप है वो फ्लोट करती है, लेकिन ये आपकी क्या कर रही है, सिंक कर रही है. तो इसका यही एक अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इफ़ शिप एंड स्पून बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल येट वन सिंक्स एंड वट फ्लोट ऑन द वाटर. अब क्या कह रहा है, दोनों चीज़ें एक ही मटेरियल से बनकर बनी होती है, लेकिन एक चीज़ डूब जाती है और एक चीज़ फ्लोट करती है. ये किस वजह से, बिकॉज शिप हैज़ लार्ज इन साइज एंड स्पून इज साइज इज़ कॉम्पैक्ट. शिप का साइज़ क्या है, लार्ज होता है, लेकिन जो स्पून का साइज़ है वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है. इसलिए अब जितना शिप, आप मान लीजिए शिप क्या है, बड़ी होती है, उनका वेट क्या है, उतना जितना वो बड़ी होगी उतना ही वो वॉल्यूम वो करती है, कवर करती है वाटर का. इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट
करती है पानी के ऊपर। अगर उसका शिप का वज़न ज़्यादा हो जाता है वाटर से तो वो शिप भी क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है वाटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, in this activity you see what is the main reason why object is sink or why object is float on water. Thank you for listening students. That's it for today.